नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताजमहल को खतरा, ताजमहल गिरा दो, बीजेपी विधायक की पीएम मोदी से अपील, कहा वहां पर मंदिर बनाएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी 2024 का चुनाव जीत रही है, लोगों ने पहले ही कर दिया है ऐलान। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कही बड़ी बातें। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, बोले बिना किसी भ्रम के लिए कड़े फैसले। चौथी खबर में जिक्र होगा कि अडानी को पहले थाली में परोस कर दिया पोर्ट, अब कांग्रेस कर रही है नौटंकी, राहुल गांधी पर सीतारमण का तीखा हमला। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि पहले पक्का कांग्रेसी था, लेकिन अब पद्मश्री पाने के बाद शाह रशीद ने बताया पीएम मोदी से मुलाकात की कहानी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद। और रोज की इस प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। ताजमहल गिरा दो, बीजेपी विधायक की पीएम मोदी से अपील, कहा मंदिर बनवाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि असम में बीजेपी के नेता ने ताजमहल गिराने की बात कर दी है और विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि ताजमहल प्यार का प्रतीक नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ताजमहल को तुरंत ध्वस्त कराने का आग्रह करता हूं। बीजेपी विधायक रूपज्योति कुर्मी ने केवल ताजमहल नहीं बल्कि कुतुब मीनार को भी गिराने की बात की है। उन्होंने कहा कि इस बात पर जांच हो कि मुगल बादशाह शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज से सचमुच प्यार करते थे कि नहीं। रूपज्योति कुर्मी ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वो मुमताज से प्यार करते थे तो मुमताज की मौत के बाद 3 और शादियां, क्योंकि दरअसल 1526 में मुगल भारत आए, जिसके बाद उन्होंने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने चौथी पत्नी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने कुल 7 शादियां की थी। रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से तुरंत ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराने का अनुरोध करता हूं। इनको गिराकर दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिर बनवाए जाएं। विधायक ने मंदिर बनवाने के लिए अपनी महीनों की तनख्वाह दान करने की भी बात कही है। बता दें कि यहां पर 4 बार विधायक रहे और राजनीतिक जानकार इन्हें असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के कट्टर आलोचक के तौर पर भी जानते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी 2024 का चुनाव जीत रही है, लोगों ने पहले ही कर दिया ऐलान। भाजपा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कही ये बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, भाजपा 6 अप्रैल को देश भर में अपना स्थापना दिवस भाजपा ने मनाया और इस मौके पर पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि भाजपा भारत को भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और कानून व्यवस्था की चुनौतियों से मुक्त करने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा और इस बीच उन्होंने कहा कि भाजपा 2024 का चुनाव जीत रही है और इसको लेकर लोग पहले ही अपनी दिल की बात कहने लगे हैं। पीएम ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद हमें आत्मसंतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सच है कि भाजपा फिर सरकार बनाएगी, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में हमें देश के हर नागरिक का दिल जीतना है। पीएम ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बादशाही मानसिकता वाले लोग गरीबों का अपमान करने का कोई जरिया नहीं छोड़ते थे, लेकिन 2014 के बाद से ये सभी लोग अब खराब स्थिति में है। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना की और उन्होंने विपक्षी दलों पर भाई भतीजावाद, वंशवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद से बंधे होने का आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह ने बांधे पीएम मोदी की तारीफों के पुल, बोले बिना किसी भ्रम के लिए कड़े फैसले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी ने बिना किसी भ्रम के कुछ कड़े फैसले लिए तथा उन्हें लागू करते हुए देश में अमन, चैन तथा शांति भी बनाए रखी। शाह वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार सहित धार्मिक व सांस्कृतिक अहमियत की कुछ बड़ी परियोजनाओं का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी ने अपने गठन के बाद केवल 2 लोकसभा सीटें जीती तो तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने इसका मजाक उड़ाया था, मगर अब बीजेपी की देश के 16 प्रदेशों में सरकार है और संसद में 400 से ज़्यादा सदस्य हैं। अमित शाह ने कहा कि जब भी बीजेपी केंद्र में सत्ता में आई तब भारतीय संस्कृति को जबरदस्त बढ़ावा मिला तथा ये विश्व भर में लोकप्रिय हुई। शाह हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर गुजरात के बोटाड जिले के तलंगपुर गांव में श्री कष्टभंजन देव मंदिर में नवनिर्मित एक विशाल रसोई का उद्घाटन करने पहुंचे थे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए बाबर के वक्त से लेकर अब तक लाखों लोगों ने बलिदान दिया है। समाधान तलाशने की जगह कांग्रेस मुद्दे को खींचती रही। एक दिन कोर्ट का फैसला आया तथा मोदी जी ने राम मंदिर के लिए शिलान्यास कर दिया। अमित शाह ने कहा कि कुछ लोग कहते थे अनुच्छेद 370 और राम जन्मभूमि के मुद्दे को छुआ गया तो दंगे भड़क उठेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, केदारधाम, बद्रीनाथ, सोमनाथ मंदिर और स्वर्णावरण एवं पावागढ़ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य पूरा कर लिया है। बीजेपी नेता तथा हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना किसी भ्रम के पूरी दृढ़ता के साथ कड़े फैसले लिए, साथ ही साथ देश में अमन चैन भी बनाए रखा। शाह ने मंदिर परिसर में अपने संबोधन में कहा कि ये संयोग है कि आज हनुमान जन्मोत्सव के साथ ही भाजपा का स्थापना दिवस भी है। उन्होंने कहा कि अटल जी और आडवाणी जी के सिद्धांतों के आधार पर 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी को पहली थाली में परोस कर दिया पोर्ट और अब कांग्रेस कर रही है नौटंकी। राहुल गांधी पर सीतारमण का तीखा हमला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी ने 2019 में पीएम मोदी को लेकर गलत बयानी की थी और कांग्रेस नेता एक बार फिर वही गलती दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने संसद के बजट सत्र को चलने नहीं दिया, लेकिन वो खुद उनके फेवर में काम करते थे। सीतारमण ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेता को लगता है कि अडानी को ये सब चीज़ें भाजपा ने दी हैं तो ये सच नहीं है। सीतारमण ने कहा कि ये केरल की कांग्रेस सरकार थी जिसने अडानी को विजिंगम पोर्ट थाली में परोस कर दिया था और ये किसी टेंडर के आधार पर नहीं दिया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी कई दफ़ा झूठ बोलने के बाद माफ़ी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब एक बार फिर वो पीएम मोदी पर झूठ बयान देकर दिखा रहे हैं कि वो आदतन अपराधी हैं। वहीं सीतारमण ने कहा कि 2019 में राफेल डील को लेकर लगाए गए आरोपों पर राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। सीतारमण ने कहा कि उससे पहले आरएसएस के खिलाफ जब गलत बयान दिया था तब भी राहुल गांधी को माफ़ीनामा देना पड़ा। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं। क्या उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने कई दफा माफी मांगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पद्मश्री पाने के बाद शाह रशीद ने बताया पीएम मोदी से मुलाकात की कहानी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बुधवार को विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस शख्स की हो रही है वो है बिदरी कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। जी हां दोस्तों, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से नवाजे जाने के बाद कादरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार की दिल खोलकर तारीफ की और कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि बीजेपी सरकार में मुझे ये सम्मान भी मिलेगा और अब उनके इस बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने कादरी से जानबूझकर ये बयान दिलवाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कर्नाटक में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा है। जब कादरी से कांग्रेस के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के शासन में 10 साल कोशिश की, 5 साल पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद जब बीजेपी सरकार आई तो मुझे लगा कि यह पार्टी तो मुस्लिमों को कुछ नहीं देती, इसलिए मैंने अप्लाई करना छोड़ दिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने मुझे गलत साबित किया। मुझे मुस्लिम होने के बावजूद चुना गया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। दोस्तों, प्रमोद तिवारी के बयान पर कादरी ने कहा कि वो गलत बोल रहे हैं। आपको बता दें कि देश में मुस्लिमों के साथ बीजेपी के समीकरण के बारे में पूछे जाने पर कादरी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री के सामने सिर्फ अपनी बात रखी है, मैंने पूरे मुसलमानों का ठेका नहीं ले रखा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते, सीबीआई और ईडी के खिलाफ विपक्ष की याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी पार्टियों द्वारा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, केंद्र सरकार पर हमला किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक्शन लेने की मांग हुई थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है और विपक्षी पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। जानकारी के लिए बता दें कि 14 विपक्षी पार्टियों ने यह याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट से झटका लगा है और कोर्ट ने 2 टूक कह दिया है कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते। इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर किया जोरदार हमला। कहा राहुल गांधी ने अपनी लड़ाई
लड़ाई को बनाया लोकतंत्र की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर साधा है निशाना और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बना दी और वो राजनीतिक रूप से खुद को प्रासंगिक रखने के लिए जो संभव होगा वो कर रहे हैं और इसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। आपको बता दें कि मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता चली गई है और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दुर्भाग्य से नए निचले स्तर पर गिर गई है। देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, शहर शहर में ट्रेनें रोकी गई और आम जन को परेशान किया गया। क्या ये गांधीवाद का सिद्धांत है? रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से अचानक मिलने क्यों पहुंचे अमित शाह और जेपी नड्डा, आखिर क्या है प्लान? जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संसद भवन पहुंचे और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत व चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान गुरुवार को भाजपा के स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही 8 अप्रैल को पीएम मोदी के तेलंगाना दौरे को लेकर भी बातचीत हुई। वहीं तेलंगाना भाजपा प्रमुख बंदी संजय कुमार को हिरासत में लिए जाने को लेकर भी चर्चा की गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान, भाजपा ओबीसी मोर्चा 9 दिन करेगा पौधारोपण, प्रतिभाओं का होगा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, जैसलमेर जिला ओबीसी मोर्चा 6 अप्रैल से 9 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष खीमाराम सुथार ने बताया कि राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व द्वारा गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान चलाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरुणाचल पर बुरी नजर डालकर घिरा चीन, भारत के बाद अब अमेरिका ने भी लताड़ा। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश पर बुरी नजर डालकर चीन घिर गया है। राज्य के 11 इलाकों के अपनी तरफ से नाम बदलने को पहले तो भारत ने खारिज करते हुए लताड़ लगाई, इसके बाद अब अमेरिका का रिएक्शन भी सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और अमेरिका ने कहा कि हम मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इसके इलाकों का चीन ओर से नाम बदला जाना पूरी तरह गलत और निंदनीय है। चीन हमेशा अरुणाचल प्रदेश पर दावा जता रहा है और इसे तवांग नाम से संबोधित करता है। चीन का कहना है कि ये तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा है। तिब्बत पर भी चीन ने 1959 में अवैध रूप से कब्जा जमा लिया था और बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत आ गए थे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानता है। हम सख्ती के साथ इस राज्य में किसी भी इलाके का नाम बदलने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से अपने स्टैंड को दोहराते हैं। इससे पहले मंगलवार को चीन के फैसले पर भारत ने सख्त ऐतराज जताया था और भारत ने कहा था कि चीन की ओर से नाम बदले जाने से हालत में कोई चेंज नहीं होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन के दुस्साहस पर कहा कि हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं, ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की हरकत की है, हम इसे पूरी तरह से नकारते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। हनुमान जयंती पर शांति बनाए रखने के लिए केंद्रीय बल का करें उपयोग, हाईकोर्ट का ममता सरकार को निर्देश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले हफ्ते रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसा को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने बुधवार को सरकार को निर्देश दिया कि स्टेट पुलिस की मदद के लिए केंद्रीय बल मुहैया कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि आम जनता की सुरक्षा हर हाल में बनी रहे और किसी भी तरह की अव्यवस्था का शिकार कोई ना बने। दोस्तों, कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश TS शिवगमनन ने ये देखते हुए कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है। सरकार को निर्देश दिया कि गुरुवार को जब हनुमान जयंती की रैली निकाली जाए तो शांति भंग को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की मदद ली जाए। दोस्तों, अदालत ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वो बंगाल से अनुरोध प्राप्त होने के बाद बलों की तैनाती के लिए तेजी से व्यवस्था सुनिश्चित करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्धव ठाकरे, मैं कारतूस हूँ, मैं झुकूंगा नहीं घुसूंगा, देवेंद्र फडणवीस का वीडियो हो रहा है वायरल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हर जिले में शिवसेना और भाजपा की तरफ से वीर सावरकर गौरव यात्रा निकाल रही है और इस यात्रा में तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा और वहीं उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं कारतूस हूँ, झुकेगा नहीं, सीधा घुसेगा और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर हमला बोला था और कहा था कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं गुंडा मंत्री कहना चाहिए। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को फड़तूस गृह मंत्री बताया था, यानी कि बेकार गृह मंत्री बताया था। नागपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देवेंद्र फडणवीस ने इसका जवाब पुष्पा स्टाइल में दिया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने वीर सावरकर गौरव यात्रा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिल्म पुष्पा के डायलॉग के स्टाइल में कहा कि उन्होंने मुझे फड़तूस गृह मंत्री कहा है। मैं फड़तूस नहीं कारतूस हूँ, झुकेगा नहीं साला घुसेगा। और उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि जिसके राज में पुलिस एक्सटॉर्शन करती रही वो हमें गृह विभाग कैसे चलाना ये ना सिखाएं। मैं इस्तीफा तो नहीं दूंगा, लेकिन जो कायदे में नहीं रहेगा उनको जेल भेजने के लिए गृह मंत्री बना रहूंगा। आपकी मेहरबानी से मैं गृह मंत्री नहीं हूँ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी स्थापना दिवस पर देश भर में बड़े आयोजन की तैयारी। पार्टी अध्यक्ष ने महासचिवों के साथ की है बैठक। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के स्थापना दिवस 6 अप्रैल के लिए देश भर में बड़े आयोजन की तैयारी हो रही है। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संसद भवन में पार्टी महासचिव सुनील बंसल और इसी के साथ विनोद तावड़े के साथ बैठक की और गुरुवार सुबह 9:30 बजे बीजेपी के सभी सांसद बाल योगी ऑडिटोरियम में जुटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के विस्तारित कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में पैर फैलाने लगा कोरोना। लखनऊ में 15 नए मामले सामने आए, चिकित्सकों ने जताई चिंता। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ में 15 नए मामले के साथ एक दिन में कोविड-19 में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ सक्रिय मामलों की संख्या 70 हो गई है और इससे पहले पिछले साल 26 अक्टूबर को एक दिन में 17 मामले सामने आए थे। 15 नए मामले में सबसे ज्यादा अलीगंज से सामने आए और यहाँ 4 पुरुषों और 2 महिलाओं में संक्रमण पाया गया। पॉजिटिविटी रेट भी 15 दिनों में 0.6 बढ़कर 1.1 हो गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया बड़ा दावा, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत और कुछ क्षेत्रों में आएंगे आश्चर्यजनक परिणाम। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से जारी है और 8 अप्रैल को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी। वहीं ये पूछे जाने पर कि क्या चुनावी मैदान में उतरने वाले बीजेपी उम्मीदवारों में चौंकाने वाले नाम भी होंगे, तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में नए प्रयोगों की योजना है और वो किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कुछ सीटों पर आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में आप इसे देखेंगे। हमारे कार्यकर्ता और नेता दोनों आश्वस्त हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बंगाल में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, गृह मंत्रालय ने दिया दखल बंगाल हिंसा के मामले में और ममता सरकार से मांगा जवाब। बीजेपी ने की थी इसकी शिकायत। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के बाद अब गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हुगली और हावड़ा जिलों में हिंसा की घटनाएं हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हावड़ा में हिंसा को लेकर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से फोन पर बात की थी और स्थिति का जायजा लिया था। शाह ने इस संबंध में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से भी बात की थी। अब गृह मंत्रालय ने बंगाल सरकार से राज्य में बढ़ती हिंसा और राज्य में कथित रूप से बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। गृह मंत्रालय की ओर से बंगाल सरकार को जल्द रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। राज्य के मुख्य सचिव को लिखे पत्र में पूछा गया है कि राज्य पुलिस की ओर से हिंसा को लेकर क्या कार्रवाई की गई है, राज्य पुलिस ने हिंसा को लेकर क्या कदम उठाए हैं, इस बाबत पूरी जानकारी मांगी गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। क्या तुष्टीकरण की राजनीति करवा रही है हिंसा, बिहार बंगाल बवाल पर अनुराग ठाकुर का गंभीर सवाल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रामनवमी पर पश्चिम बंगाल और बिहार में शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान हुई हिंसा को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर हमला बोला और अहिंसा विश्व भारती संस्था और विश्व शांति केंद्र की तरफ से आयोजित किए गए भगवान महावीर जयंती समारोह में बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आड़े हाथों लिया है। रिपोर्ट के अनुसार अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के एक हिस्से पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को शांति से नहीं निकलने दिया जाता है और सीएम ममता बनर्जी ये कहती है
कि हिंदू इस क्षेत्र में ना जाए, तो क्या ये समाज और वो क्षेत्र को बांटने पर उतर आई है? ये चिंता का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस दो राज्यों के सीएम पक्षपात करने का काम करते हैं, जो कि अपने आप में सवाल खड़े करते हैं। इन घटनाओं के पीछे क्या एक वर्ग है या फिर तुष्टीकरण की सियासत जो उनको और हवा देने का काम करती है? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अशांति फैलाने का काम इस प्रकार से भी किया जाता है? ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बता दें कि बिहार के दो जिले सासाराम और नालंदा में रामनवमी के निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान पथराव हो गया था।